फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये एक इसका स्ट्रक्चर दे रखा है और हमें इसका वैल्यू निकालना है एक्स पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। नॉर्मली इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है या आते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक और एक थ्योरम से आते हैं जिसका नाम है आयलर थ्योरम। अगर ये थ्योरम आपको पता है आयलर थ्योरम, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वे इसका ये है कि आप जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए मींस रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई। और जो आस्क किया गया है, जो पूछा गया है, उसका वैल्यू उसकी तरह से निकाल लीजिए। तो दो तरीके हैं, आयलर थ्योरम से इस टाइप के क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर, जैसे दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स रेज टू द पावर 5 वाई स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कोशिश करिए कि हमेशा यहाँ पर जैसे y अपॉन एक्स आया है तो यहाँ पर भी हम y अपॉन एक्स फॉर्म कर पाए और इस x पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू y, इसका जो वैल्यू होता है वो n f होता है, जहाँ पर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस। तो हमें इसको होमोजीनियस फॉर्म में करना है कन्वर्ट, तो हम क्या करते हैं x रेज टू द पावर 7 y अपॉन x रेज टू द पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ से ये भी y अपॉन x में है और ये भी हमारा y अपॉन x में है, तो जो हम करना चाह रहे थे वो हो चुका है, यानी कि x रेज टू द पावर 7 और इसको आप एक अनदर फंक्शन से इंट्रोड्यूस कर दीजिए जिसको हम बोल देते हैं फाई ऑफ y अपॉन एक्स। इसका जो वेरिएबल हम y अपॉन एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 7 है, तो इसका वैल्यू होगा 7f। तो कौन सा ऑप्शन 7f वैल्यू दे रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। Let G be the set of all irrational number. The interior and the closure of G are denoted by G dot and G bar respectively. Then तो यहाँ पर G और एक इरेशनल नंबर का सेट है, इंटीरियर को जो डिनोट किया गया है वो G डॉट इस तरह से किया गया है और जो क्लोजर को डिनोट किया गया है वो G बार से। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ G है वो 5 है और क्लोजर ऑफ G जो है वो इटसेल्फ है, यानी कि खुद वही सेट हो जाता है। ऐसे जो इंटीरियर है वो पूरी रियल लाइन हो जाती है और उसका क्लोजर भी रियल लाइन हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट हो जाता है और क्लोजर उसका रियल लाइन हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि इंटीरियर खुद सेट हो जाता है और क्लोजर जो है रियल लाइन हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट आखिर होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट, मान लीजिए मैं x को g का इंटीरियर पॉइंट कब कहूंगा, जब एक बॉल हो और ये बॉल एंटायरली g में कंटेन हो, यानी कि एक तरह से नेबरहुड जो एंटायरली अगर g में कंटेन करती है तो उसको हम उसका इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ऐसे क्लोजर, क्लोजर क्या है, उसके लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा उसको क्लोजर। तो यहाँ पर हम इसके लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे और इंटीरियर पॉइंट्स निकालेंगे। तो G जो है सेट ऑफ इरेशनल है और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो जैसे √2 √3 एक इस तरह से हो गया, जैसे कि कॉमनली हम जानते ही हैं √5 √7 इस तरह से, या हम प्रिसाइज वे में ये कह सकते हैं कि √p, जहाँ पर p आपका प्राइम है, तो ये हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, सॉरी इरेशनल नंबर होता है। अब जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं इरेशनल नंबर की कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यानी कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन अकरिंग होता है। यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए किसी चीज का फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं तो आई थिंक 1.414
एंड समथिंग ये आगे तक चलता रहता है, कोई भी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होती है सर्टेन डिजिट की, और वो एंडलेस है। तो इस तरह से ये डेसिमल एक्सपेंशन में हम इरेशनल की डेफिनेशन कह सकते हैं। अब निकालते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। तो जी का इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट लेना होगा। तो सपोज करो मैं √2 ले लेता हूँ, क्योंकि वो जी में बिलोंग करेगा, √2 बिलोंग्स टू जी। जब मैंने इसके अराउंड एक बॉल लिया, तो यानी कि एक तरह से इंटरवल लिया जो कि आर से है इंटरवल। तो कोई भी इंटरवल है जो आर से है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। यानी कि इसमें रेशनल कंटेन होगा, जो ओपन बॉल हमने लिया है उसमें इरेशनल नंबर कंटेन करेंगे, और इरेशनल कंटेन करेंगे तो वो जी में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि जो बॉल है अराउंड 2, तो वो जो है जी में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि कोई भी, ये एक पर्टिकुलर था, आप कोई भी कंसिडर कीजिए कोई भी रियल नंबर, उसके अराउंड जब आप बोल लेंगे यानी कि एक नेबरहुड लेंगे, तो वो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल कंटेन करेगा, जो कि बाहर हो जाएगा जी से रेशनल नंबर। तो इसलिए इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट है इंटीरियर। अब एम्प्टी सेट किस किस में है इंटीरियर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, ऐसे ही बी भी यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। यानी कि फर्स्ट, यानी कि ए और सी में आपकी पॉसिबिलिटी है। अब हम इसका निकालते हैं क्लोजर। क्लोजर चेक कर लेते हैं। अगर क्लोजर निकालने के लिए अगर कोई भी रियल नंबर मैं लेता हूँ, कोई भी, सपोज करो मैं √2 ही ले लेता हूँ और मैं इसके अराउंड एक नेबरहुड लेता हूँ, तो ये इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल कंटेन करेगा ही करेगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि अगर उसके ईच नेबरहुड अगर सेट के कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है, तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो जब भी कोई भी रियल नंबर के अराउंड में नेबरहुड लूंगा, तो वो नेबरहुड हमेशा कुछ ना कुछ इरेशनल कंटेन करेगा ही करेगा। यानी कि इसका जो क्लोजर है वो पूरा का पूरा रियल लाइन हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट याद भी रखेंगे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो एंटायर रियल लाइन होती है। तो यहाँ पर अब हमें हमें कंफर्म हो गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारी जो पॉसिबिलिटी थी वो कंफर्म हो गई है और एक करेक्ट आंसर है। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस इंटीग्रल देन एफ डैश एट π/4 इक्वल्स। यानी कि एक एफ एक्स आपको डिफाइन किया गया है जिसकी जो लिमिट है वो साइन एक्स से कोस एक्स जा रही है, और इंटीग्रेंड फंक्शन जो यहाँ पर दिया गया है e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर पता है वो ये पता है कि एफ एक्स गिवन है हमें, और एफ डैश एक्स हमें निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करना है, और डेरिवेटिव ऑफ एफ फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स और e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी, इसको मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करा दूंगा, और डिफ्रेंशिएट कराऊंगा इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, जो वेरिएबल लिमिट में इन्वॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये एफ एक्स है। तो जब मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है। और इसमें लिबनिज रूल से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग जहां पर वेरिएबल टी है वहां पर मैं अपर और लोअर लिमिट से चेंजेस करूंगा और उनके डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट का यूज कर रहा हूं, तो ए रेज टू द पावर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, और फिर जो अपर लिमिट थी कोस एक्स उसका डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन एक्स होता है। फिर माइनस टी को रिप्लेस करेंगे आप साइन एक्स से, तो ए रेज टू द पावर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन जो कि होता है कोस एक्स। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया। यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स ए रेज टू द पावर कोस स्क्वेयर एक्स माइनस ए रेज टू द पावर
साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। तो यहाँ से अभी तक हमें ये वैल्यू मिलता है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना था एफ डैश एट पाई बाई फोर। तो एफ डैश एट पाई बाई फोर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो अब हम x इक्वल टू पाई बाई फोर पुट कर देंगे, जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन जो आई है यहाँ पर p। इसमें क्या करेंगे हम f की जगह x की जगह पाई बाई फोर पुट करेंगे। तो f डैश पाई बाई फोर आपका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन पाई बाई फोर और e रेज टू द पावर माइनस कोस पाई बाई फोर का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू इसका भी साइन पाई बाई फोर का भी मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। ये 1/√2 ये आएगा, और फिर आएगा साइन निगेटिव में है, सॉरी ये हो गया था, फिर निगेटिव साइन हमने यूज किया, e रेज टू द पावर यहाँ से भी हाफ आएगा, और कोस 45 यानी कि पाई बाई फोर ये भी 1/√2 होता है। अब आप देखिए e रेज टू द पावर माइनस हाफ यहाँ भी है, इसमें भी है, 1/√2 इसमें भी है, और 1/√2 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/√2, बिकॉज ऑफ निगेटिव है तो -2 ले लीजिए यहाँ पर, ए रेज टू द पावर हाफ। तो ये √2 से यहाँ पर ये जो 2 है ये √2 हो जाएगा। तो आपका जो आया सिंप्लीफाइड फॉर्म √2 e रेज टू द पावर माइनस हाफ, इसको हम लिख सकते हैं -√2/e। तो अब हमें ये चेक करना है कि √2/e जो है आपका किससे मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे √2/e यानी कि आंसर की जो है इसकी वो b हो जाएगी। तो जो की है वो ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखा है जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और उसके लिए जो रिलेशन है यानी कि टी जो है वो किस तरह से एलिमेंट को सेंड करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x2 कॉमा 0, यानी कि फर्स्ट टू सेम है। तो आपको एनटी का मीनिंग यहाँ पर पता ही है, नल स्पेस, और आरटी है आपका रेंज स्पेस। तो आपको बताना है कि डायमेंशन क्या होंगे, या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, या दोनों इक्वल होंगे। तो एक तरह से हमें इसके डायमेंशन निकालनी है टी की, डायमेंशन यानी कि नल स्पेस के, और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो फ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लूँ, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और उसके हेल्प से मुझे रैंक बताना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिपेंडेंट चॉइस है आपके, अगर ये पता है तो ये भी पता चल जाएगा, यानी कि इसके रेंज की जो, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये रेंज का है, तो रेंज की जो डायमेंशन होती है उसको हम रैंक कहते हैं। तो रैंक ऑफ टी जो है वो आपकी 1 हो जाएगी, और नलिटी जो है रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि रैंक और नलिटी दोनों का सम 3 है। अब आप देख सकते हैं नलिटी ज़्यादा है और रैंक कम है, तो ये ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। बराबर भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर नल स्पेस में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और रेंज स्पेस में आपके 1 है, तो बराबर होने का सवाल ही नहीं। डायमेंशन ऑफ आर्ट यानी कि रेंज स्पेस के डायमेंशन को रैंक कहते हैं, और रैंक 1 है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 2 है, यानी कि नलिटी 2 है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट से देखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के एलिमेंट रखिए, और वो उनकी इमेज देख लीजिए। तो पहली जो इमेज मिलेगी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस की वो ये मिलेगी, फिर दूसरे की देखिए 0 1 0, उसकी जो इमेज मिलेगी आपको वो -1 कॉमा 0 ये मिलेगी, और तीसरे एलिमेंट की इमेज मिलेगी आपको 0 0 1 की इमेज जो होगी वो होगी 0 0 0। अगर इससे इसके रेस्पेक्ट में मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 1 0 -1 -1 0,
और 0, 0, 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड में अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ या दो में अगर दो रो सेम होते हैं तो एक को आप डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये तो पहले से 0 है, तो यहाँ पर रैंक जो है वो 1 आ गई है। और रैंक नलिटी थ्योरम से आप, क्योंकि रैंक 1 है यानी कि एक पाइवट एलिमेंट है, बेसिक वेरिएबल फ्री वेरिएबल 2 होंगे और फ्री वेरिएबल आपकी जो है वो नलिटी होती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक क्लोज सरफेस एस दे रखा है और हमें इस डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल आर कैप एन हेट डी सिग्मा का वैल्यू 1 दे रखा है। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करता है ये फ्लक्स को करता है और फ्लक्स जब आता है तो हम उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि किसी वेक्टर फील्ड जो कि आर है, आर को यहाँ से यहाँ पर हम वेक्टर फील्ड बोलेंगे और एन कैप को हम आउटवर्ड नॉर्मल बोलेंगे। अगर इनवर्ड नॉर्मल कहता है तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। तो किसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स जो है, जो कि किसी क्लोज सरफेस से निकलता है, वह वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के बराबर होता है जो कि सरफेस के इनसाइड है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड इन द वॉल्यूम एनक्लोज्ड और इन द सरफेस इनसाइड द सरफेस। तो इसको इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर डॉट एन कैप डी सिग्मा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल इन द वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस और इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर और इसको लिख देते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालने के लिए हमें हमें पता है कैसे निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई हैट पार्शियल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड की हैट और हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पॉइंट फंक्शन का, यानी कि एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस के और जेड के हैट। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि मैं 3 को आउटसाइड लिख सकता हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 3 आ गई है और इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर v और इसका वैल्यू इक्वल्स था 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू 1/3। अब 1/3 आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है तो ये करेक्ट होगा। एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपसे पूछा गया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में के यूज हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर z और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल्स टू एल एन एक्स और ऑपरेटर कैपिटल डी को यूज करते हैं हम डी अपॉन डी एक्स के लिए। तो होमोजीनियस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी किस तरह लिख सकता हूँ डी डी माइनस 1 प्लस के टाइम्स डी प्लस 1 आउटसाइड y इक्वल्स टू 0 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस के डी प्लस 1 आउटसाइड y इक्वल्स टू 0 और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर माइनस के माइनस 1 डी के माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 आउटसाइड y इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ m। तो मैं उसमें लिख देता हूँ m स्क्वेयर माइनस के माइनस 1 डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई है और हमें यहाँ पर दे रखा है C1
प्लस C2 ln x डिवाइडेड बाय x इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 ln x इंटू एक्स इनवर्स, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि यहाँ पर रूट्स रिपीटेड हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट आता है रिपीटेड रूट्स के लिए आता है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ या ln x को z पुट कर देता हूँ, C1 प्लस C2 z, और x इनवर्स को मैं लिखता हूँ e रेज टू द पावर माइनस z। अब आपको यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म दिख रही है। तो यहाँ पर रूट्स जो हैं वो -1 और -1 इस तरह से रिपीटेड होंगे और ये दोनों ही रियल होंगे। यहाँ से अगर मैं रियल रूट्स हैं और रिपीटेड हैं तो इस इक्वेशन को, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ तो वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो यहाँ से जो इक्वल रूट्स आए हैं वो कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से पता चलता है k-1 होल स्क्वेयर -4 इक्वल्स टू 0, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ के स्क्वेयर -2k -3 इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे k+1 और k-3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे k की दो वैल्यू मिलते हैं, एक तो -1 और एक 3, लेकिन गिवन ऑप्शन में k की सिर्फ 3 वैल्यू दे रखी है, -1 नहीं, तो ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। ए और बी जिनका साइज है 3/3 मैट्रिक्स, और हमें दे रखा है कि रैंक जो है वो ए बी की वो 1 है, तो हमें बताना है कि रैंक ऑफ बी ए क्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और बी ए दोनों ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है किसी भी ऑर्डर में। यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी 1 दे रखा है, इसका मतलब है अगर इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0 होगा, और क्योंकि ए और बी दोनों के साइज सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, और हम इसको आगे पीछे कर देते हैं ये, और इसको हम लिख सकते हैं बी ए, यानी बी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आया, तो यानी कि इसकी जो रैंक है वो फुल नहीं हो सकती है, यानी कि 3 नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 एंड 5x को जो डिफाइन किया गया है वो x रेज टू द पावर 4, एंड x जो आ रहा है वो g से आ रहा है। हमें बताना है जो 5 है वो क्या 1 1 है, ऑन 2 है, होमोमॉर्फिज्म है, या तीनों है, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 1, ऑप्शन बी में ऑन 2, ऑप्शन सी में होमोमॉर्फिज्म, और ऑप्शन डी में तीनों की बात की गई है, यानी कि हमें 5 को चेक करना पड़ेगा इन तीनों के लिए, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑर्डर ऑफ जी 7 है, और 7 एक प्राइम नंबर होता है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होता है, ये थ्योरम होती है। अब जी साइक्लिक है, और एक थ्योरम ये भी होती है कि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव ग्रुप होते हैं, यानी कि उसके लिए एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और इन दो प्रॉपर्टी का क्या यूज रहेगा वो हम इसमें देखेंगे। तो इनडायरेक्टली हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें फाई को जस्टिफाई करना है कि फाई के लिए ये तीन ऑप्शंस में से कौन कौन से ट्रू हैं या कौन कौन से नहीं है। तो अगर फाई सॉरी जी जो है अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ये किसी से जनरेट भी होगा, तो हम मान लेते हैं इसका जो जनरेटर है वो x है। अगर x इसका जनरेटर है तो ये प्रॉपर्टी होती है, या आप इसको थ्योरम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी और उसके जनरेटर का ऑर्डर भी सेम होगा, और इसका ये मतलब हुआ कि x की पावर 7 वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होगा
जिस पर हमें पहले आइडेंटिटी मिलेगी, यानी कि इससे पहले हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। जब n लेस देन और इक्वल टू लेस देन 7 होगा तब हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट पावर करें यानी कि लीनियर पावर, तो इसको हमें मिलेगा x रेज टू द पावर 4, क्योंकि फाइ डिफाइन ही ऐसा किया गया है कि फाइ जो डिफाइन किया गया है फाइ x इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, और ये जो x है ये किसका एलिमेंट है, ये ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये हो गया। अब देखते हैं फाइ एक्स स्क्वेयर। तो फाइ क्या है कि जो इनपुट होती है, इनपुट को उसकी पावर 4 कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी है, ये फाइ के प्रॉपर्टी है। तो एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 4, इसका मतलब हुआ है एक्स रेज टू द पावर 8, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स रेज टू द पावर 7 एक्स, और इसका मतलब हुआ एक्स, क्योंकि इसका मीनिंग हुआ आइडेंटिटी। तो हमें ये पता चला कि फाइ एक्स तो ये हुआ, फाइ एक्स स्क्वेयर आपको x मिला। अब देखते हैं फाइ एक्स क्यूब वो हमें क्या मिलता है। तो यहां पर मिलेगा एक्स क्यूब रेज टू द पावर 4, और इसका मतलब हुआ एक्स रेज टू द पावर 12, और इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, और ये आइडेंटिटी हुआ। तो एक्स रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट एक्स रेज टू द पावर 4, इसको हम कैसे देखेंगे, जो इनपुट है उसकी पावर 4 कर देगा 5, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 16, और इसको हम लिख सकते हैं 7 x रेज टू द पावर 7 x रेज टू द पावर 2। ये दोनों आइडेंटिटी देंगे, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आएगा, सो एक्स स्क्वेयर। अब आप यहां पर चेक करेंगे फाइ x रेज टू द पावर 5 ये होगा इनपुट रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 20, और इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 7 x रेज टू द पावर 6। अब चेक करेंगे फाइ x रेज टू द पावर 6, और ये हमको देगा इनपुट रेज टू द पावर 4, और इसका मतलब हुआ 7 3 is 21, बिकॉज x रेज टू द पावर 24 7 7 7 3। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो इनपुट है उसके लिए एक यूनिक जो इनपुट है। यहां पर हमें क्या पता चलता है कि इनपुट के लिए हमें एक डिस्टिंक्ट आउटपुट मिलता है, और हर एक आउटपुट के लिए हमें एक डिस्टिंक्ट इनपुट मिलता है। इसका मतलब हुआ कि ये 1 1 एंड ऑन 2 है। यही तो हमारी 1 1 एंड ऑन 2 की कंडीशन होती है कि अगर 1 1 है तो उसकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो इमेज होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और ऑन टू की प्रॉपर्टी ये होती है कि हर एक इमेज का एक डिस्टिंक्ट प्री इमेज होना चाहिए। तो यहां पर 1 1 एंड ऑन 2 हो गया। अब हमें चेक करना है इसका कि फाइ होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो अगर कोई दो एलिमेंट हम मान लेते हैं एक्स वाई जो जी में बिलोंग करते हैं, तो एक्स वाई भी जी में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। तो हम देखते हैं फाइ एक्स वाई, और हमें क्या देखना है, अगर ये होगा तो हमें मिलेगा फाइ एक्स फाइ वाई, हमें ये मिलेगा। यानी कि इससे हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो हम इसको करेंगे, क्योंकि फाइ की प्रॉपर्टी होती है कि जो इनपुट होता है उसकी वो पावर 4 कर देता है, और बिकॉज जी अबेलियन है बायसाइक्लिक, जी अबेलियन है, तो कोई अगर अबेलियन है तो एक्स वाई रेज टू द पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर एन वाई रेज टू द पावर एन। अगर अबेलियन नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 4 वाई रेज टू द पावर 4, और इसका मतलब हुआ फाइ एक्स, और इसका मीनिंग हुआ फाइ वाई। यानी कि जो हमें चाहिए था वो हमें यहां से मिल रहा है। तो फाइ जो है होमोमॉर्फिज्म भी है। अब उस हिसाब से
फाई ने तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी ट्रू है। ये क्वेश्चन जैम सब्जेक्ट कोड एम में 2006 में आया था। तो इसमें हमें एक FN दिया हुआ है और हमें ये इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिमिट है, लिमिट यूनिक आएगी, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओवर 0 to π/2, तो यहाँ से एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से भी एक डेफिनेट वैल्यू आएगा और उसका लिमिट भी एक डेफिनेट होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो एक डेफिनेट होगा, यानी कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो जो हमें FN है वो हमें दे रखा है n sin 2n+1 x cos x, ये हमें FN दे रखा है। और हमें पहले हम इसका लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx n, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n sin 2n+1 x cos x, ये है। तो यहाँ पर आप देखिए n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी, तो साइन यहाँ पर जो x है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिएबल x है, तो x किस रेंज से किस रेंज तक जा रहा है, 0 से π/2, यानी जो x बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/2 के बीच में है। और 0 से π/2 के बीच में जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 1 होती है, तो 1 रेज टू द पावर बहुत बड़ा नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 को अप्रोच करेगा। और ये cos x आप इसको एज ए कांस्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि n पर ये लिमिट जो है n पर डिपेंड करती है। तो ये इन्फिनिटी डॉट 0 टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या था, हम 0/0 फॉर्म प्रोसीड करते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जो भी फॉर्म कन्वीनियंट हो वो प्रोसीड कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 2n+1 x cos x अपॉन n, क्योंकि ये जो n था इसको मैंने लिख दिया 1/n। अगर 1/n यहाँ ये 0 हो गया और ये तो पहले से ही 0 था, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसका एल हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूंगा। तो जब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, n की पावर बढ़ती जाएंगी और सामने प्लस माइनस साइन आता जाएगा, यानी कि इस टाइप से जैसे n की पावर 4 2 6 इस टाइप से ये बढ़ती जाएगी n की पावर। और यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, तो ये पावर काफी बड़ी है तो खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। तो कई बार मुझे डेरिवेटिव करना पड़ सकता है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मुझे, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल 3-4 बार मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बचने का यहाँ पर एक शॉर्टकट है, क्या है कि मैं यहाँ पर जो ये n है और ये जो पूरा जो fnx है n sin 2n+1 x cos x, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या 1/n टेंड्स टू 0, 1/n 0 को अप्रोच करेगा, तो यानी कि n को आप चेंज कर दीजिए 1/n से, तो साइन 2/n+1 x cos x, और जब मैंने n को 1/n से रिप्लेस कर दिया, चेंज किया, तो ये यहाँ पर n आ जाएगा, सॉरी नीचे 1/n नहीं, यहाँ पर n आएगा, क्योंकि 1/n तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये अब क्या हुआ, ये फिर से 0/0 फॉर्म आया, ठीक पहले की तरह।
तो अगर मैं यहाँ पर ये तो n, ये क्या होगा n, तो ये है मेरा इन्फिनिटी, और ये मेरा पहुंच रहा है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0, यानी कि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स कोस एक्स अपॉन इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो होगा 0, क्योंकि 1/0 लिख सकता हूँ मैं इन्फिनिटी को, तो ये 0 का अप्रोच कर जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि हाँ, इसका जो लिमिट है वो 0 है। अब ये मैंने इवेल्युएट कर लिया, ये लिमिट 0 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 ये भी 0 हो गया। तो अब जो मेरा सिर्फ बचा है वो ये पार्ट बचा। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मुझे जो इवेल्युएट करना है, सिर्फ इसको इवेल्युएट करना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो जो इसका आंसर होगा वही आंसर होगा। तो ये क्या है, लिमिट और 0 से π/2 इंटीग्रेशन f(n)x dx। तो मैं इसको कर लेता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से π/2 f(n)x dx। ये मेरा एक्सप्रेशन था। तो इसको मैं देख लेता हूँ, मेरा f(n)x क्या है, वो है n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से π/2 n साइन 2n प्लस 1x cos x dx, ये मेरा था। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन, ओनली इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर लेता हूँ, लिमिट बाद में पुट कर दूंगा, मतलब लिमिट वाला एक्सप्रेशन बाद में सॉल्व कर लूँगा। पहले मैं इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 0 से π/2। अब ये जो n है ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि x इसका वेरिएबल है। तो साइन 2n प्लस 1x cos x dx। अगर मैं साइन x को t मान लूँ तो उसका डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन x इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। और लिमिट भी चेक कर लेता हूँ, जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो t क्या होगा, t भी 0 होगा, इसकी लोअर लिमिट। और जब यहाँ पर मैं π/2 पुट करूँगा तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो है मेरा वो 0 से 1 साइन, सॉरी यहाँ पर तो आ जाएगा t रेज टू द पावर 2n प्लस 1 dt। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो x रेज टू द पावर n उस टाइप से है, तो t की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n प्लस 2, और n आउटसाइड था, और लिमिट 0 to 1। मेरा ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो चुका है। n t की जगह 1 पुट करूंगा तो 1/2n प्लस 2, माइनस t की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप से आ गया, 2n प्लस 2। अब मुझे इस एक्सप्रेशन पे लिमिट लेना था, जो मैंने छोड़ दिया था पहले के। पहले मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूँ, 2n प्लस 2, n एज ए कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/n, और यहाँ पर ये लिमिट चल ही रहा था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो n से मेरा n कैंसिल आउट हो गया, और जब मैं पुट करूँगा लिमिट तो मेरा लिमिट जो आएगा वो 1/2 आएगा। तो 1/2 यानी कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये यूनिक है, आपने देखा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट चॉइस होगा। तो ये इस तरह से इसको हमें प्रोसीड करना था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा था। थैंक यू। डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है ओवर दिस रीजन R, और जो R है वो बाउंड है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा, जो कि शेडेड रीजन है ये। इसमें हमें सबसे पहले x की लिमिट लेनी होगी। तो x की लिमिट जो है वो इस y एक्सेस से इस कर्व, जो पैराबोला के कर्व है, यहाँ तक जाएगी। तो x की लिमिट 0 से लेकर रूट y तक जाएगी, और
जो y की लिमिट है वो 0 से लेके इस पॉइंट तक जाएगी 1 तक, तो 1 0 से लेकर 1 तक जाएगी और हमारा जो इंटीग्रेंड फंक्शन है x e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, ये है। अब देखिए इसको सबसे पहले अगर हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट, तो आप इसको आउटसाइड लिख लीजिए 0 टू 1 e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर, और ये हुआ 0 टू रूट वाई एक्स डी एक्स डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट आपको पुट करनी है 0 से रूट वाई, और इसको फाइनली आपको इंटीग्रेट कराना है y के रेस्पेक्ट में ए वाई स्क्वेयर सेम। अब आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 0 टू 1 e रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर वाई अपॉन 2 डी वाई। इसको फाइनली हम करेंगे तो वाई स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर दे रखा है y एज ए प्रोडक्ट में, तो आप इसमें सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके हेल्प से जब आप इसको करेंगे तो 1/2 ये आउटसाइड आ गया है, और ये वाई स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 वहाँ से भी आएगा, 1/2 ई रेज टू द पावर वाई स्क्वेयर सेम, और लिमिट रहेगी आपकी 0 से 1। आप इसमें लिमिट पुट कीजिए तो 1/4 ई -1, ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा।